आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एनसीपी के दोनों खेमों ने आज बैठक बुलाई है। राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने दोपहर 1 बजे एक बैठक बुलाई है। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ गठबंधन करने वाले अजीत पवार गुट की बैठक सुबह 11 बजे होगी। दोनों गुटों ने बैठक को लेकर व्हिप जारी किया है। अजीत पवार की बगावत के बाद शुरू हुए राजनीतिक घमासान को लेकर कल दिन भर भी बैठकों का दौर चला। कांग्रेस शिवसेना के नेताओं ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात कर उनके प्रति अपना समर्थन भी जताया। इस बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के उनके सहयोगी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल पहली बार कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के बाद अजीत पवार ने कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फैसला लेंगे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई में पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। एनसीपी के नए दफ्तर में अजीत पवार ने सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा। अजीत पवार ने अपने ऑफिस में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की फोटो भी लगाई है। इस पर शरद पवार ने कहा कि मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं, केवल वो पार्टी ही मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर सकती है। मुंबई में G20 अनुसंधान और नवाचार प्रयास शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक जारी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में 29 G20 सदस्यों के अनुसंधान मंत्रियों, आमंत्रित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल लगभग 107 विदेशी प्रतिनिधियों के भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय RIIG शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में G20 विज्ञान सहभागिता से जुड़े मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र पर चर्चा जारी है, जिसके बाद इसे अपनाया जाएगा। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का कल संपन्न हो गया। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक स्टार्टअप तंत्र में नवाचार, सहयोग, ज्ञान बांटने और महत्वपूर्ण गठबंधन को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया। समापन समारोह में स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने अगले साल G20 की अध्यक्षता के लिए ब्राजील को आधिकारिक रूप से कमान सौंपी। ब्राजील ने 2024 में स्टार्टअप 20 प्रयास को जारी रखने का संकल्प लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से तंजानिया के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। एस जयशंकर आज जांजिबार पहुंचेंगे, जहां वो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना का दौरा करेंगे। जयशंकर तंजानिया का दौरा करने वाले भारतीय नौसेना जहाज त्रिशूल पर एक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्री दार ए सलाम शहर में अपने समकक्ष के साथ 10वीं भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। दार ए सलाम में वो कई कैबिनेट रैंक के मंत्रियों सहित देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर यात्रा के दौरान भारत के संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत तंजानिया व्यापार बैठक का उद्घाटन करेंगे। भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे और दार ए सलाम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को दोनों देशों के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से दोनों देशों के बीच तकनीक, ग्लोबल मुद्दे और रक्षा क्षेत्र में सहयोग और बढ़ेगा। फ्रांस के राजदूत ने कहा कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करेगा। साथ ही उन्होंने अन्य वैश्विक मंचों पर भी भारत के समर्थन की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। विभिन्न शैक्षणिक शाखाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले 6 छात्रों को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति नागपुर के कोराडी में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करेंगी। इस केंद्र की पहली मंजिल पर सचित्र रूप में रामायण का आकर्षक प्रदर्शन किया गया, जबकि दूसरी मंजिल पर स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं को दर्शाया गया। हरित हाइड्रोजन पर आज से नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 7 जुलाई तक चलेगा।
सम्मेलन का उद्देश्य पूरी हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में हुई प्रगति और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय को एक मंच पर लाना है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने कहा कि पहुंच और औद्योगिक भागीदारी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अभिन्न अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जबकि श्री सुनील जाखड़ को पंजाब भाजपा इकाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। मणिपुर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज से फिर बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। सरकार तमाम संवेदनशील इलाकों में राज्य सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर रही है। जातीय हिंसा के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए थे। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से लगातार स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई और अब लोग सामान्य जीवन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के किसानों को सुरक्षा देने के लिए भी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है ताकि कृषि गतिविधियां शुरू हो सकें। मौसम विभाग ने बताया कि देश में पिछले महीने 1971 से 2020 की दीर्घावधि औसत से 10% कम वर्षा दर्ज हुई। जून माह में 148.6 मिलीमीटर हुई, जबकि दीर्घावधि औसत 165.3 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जून का महीना 1901 के बाद से सबसे गर्म रहा। इस दौरान अधिकतम औसत तापमान 34.05 डिग्री सेल्सियस रहा। इस क्षेत्र में बारिश भी 1901 के बाद से सबसे कम हुई। मौसम विभाग ने अपनी मासिक जलवायु समीक्षा में कहा है कि अधिकतम तापमान कई क्षेत्रों में सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इनमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के हिस्से शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIB के CEO को तलब किया। उच्च न्यायालय ने DUSIB को रैन बसेरों में मुफ्त भोजन प्रदान करने वाले अक्षय पात्र फाउंडेशन के 9.5 करोड़ रुपए बकाये भुगतान नहीं करने के मामले में नाराजगी जताई। एक जनहित याचिका की सुनवाई के मामले में कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और संजीव नरूला की खंडपीठ ने बोर्ड को सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई तक भुगतान करने का निर्देश दिया। लखनऊ में आगामी 2 महीने में होने वाले त्योहारों के मद्देनजर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई और ये 30 अगस्त तक प्रभावित रहेगी। 12 दिन तक चलने वाले कांवड़ मेले के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़िए कल से ही गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचना भी शुरू हो गए। शुरू के 1 हफ्ते पैदल कांवड़ यात्रा रहेगी और 10 जुलाई के बाद डाक कांवड़ यात्रा शुरू होगी। कांवड़ यात्रियों को अपने साथ एक पहचान पत्र भी रखना अनिवार्य किया गया। 12 फीट से ऊंची कांवड़ लाने पर रोक लगाई गई है। वहीं कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पर्याप्त तैयारियां की गई। सभी जगह पर बैरिकेडिंग है। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए और CCTV के जरिए भी निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की कुछ कंपनियां भी तैनात की गई हैं। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया। श्रद्धालुओं को पार्किंग की जानकारी देने के लिए QR कोड की व्यवस्था भी की गई। नागालैंड में कल शाम दीमापुर और कोहिमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चट्टान खिसकने के कारण वाहनों पर बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता और अन्य मदद की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के बारी ब्राह्मणा में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान सड़क पर चल रही एक कार बाढ़ के पानी में बह गई। जम्मू कश्मीर के ही राजौरी के थाना मंडी इलाके में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई। इस घटना में एक बच्चा भी घायल है जिसका इलाज चल रहा है। जिले के DM विशाल भारद्वाज ने घटना की पुष्टि की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष की केंद्रीय बजट में घोषित की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन के बारे में समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री ने घोषणाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन के महत्व को रेखांकित किया। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। आरबीआई ने लघु वित्त बैंक खोलने के लिए दायर 3 आवेदनों को खारिज कर दिया। ये आवेदन लघु वित्त बैंक के गठन के लिए जरूरी सैद्धांतिक मंजूरी पाने के योग्य नहीं पाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी लिमिटेड राजस्थान में रिफाइनरी परियोजना के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 4,785 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराएगी। ये ऋण 48,625 करोड़ रुपए के कंसोर्टियम व्यवस्था के हिस्से के रूप में बढ़ाया गया है। 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एमएमटीए होगी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की क्षमता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के साथ बैठक में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानूनों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने इस संबंध में संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति जताई। विमानन नियामक डीजीसीए ने गो फर्स्ट की उड़ान बहाली की तैयारियों के मद्देनजर उसका विशेष ऑडिट शुरू कर दिया है। परिचालन बंद कर चुकी एयरलाइन गो फर्स्ट के आकलन के लिए उसकी इकाइयों का ऑडिट हो रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कॉन्सेंट्रिक्स कॉरपोरेशन द्वारा मॉर्निक्स लक्स के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। साथ ही मॉर्निक्स लक्स के शेयरधारकों द्वारा संयुक्त कंपनी में शेयरधारिता के अधिग्रहण को भी मंजूरी मिली। प्रस्तावित संयोजन में कॉन्सेंट्रिक्स कॉरपोरेशन द्वारा मॉर्निक्स लक्स के अप्रत्यक्ष अधिग्रहण की परिकल्पना की गई। मॉर्निक्स लक्स के शेयरधारकों द्वारा संयुक्त कंपनी में लगभग 22% शेयरधारिता के अधिग्रहण की परिकल्पना भी शामिल। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आज नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के दौरान मोटे अनाज की खरीद के लिए कार्य योजना तैयार करने पर होगी चर्चा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान पीयूष गोयल एक चीनी एथेनॉल पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में स्मार्ट पीडीएस का कार्यान्वयन, आपूर्ति श्रृंखला, खरीद केंद्रों की ग्रेडिंग और एफपीएस के बदलाव पर होगी चर्चा। साथ ही खाद्य और पोषण सुरक्षा इकोसिस्टम को लेकर 2023-24 का रोड मैप तैयार करने पर भी होगा विचार। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केनरा बैंक ने वित्त मंत्रालय को लाभांश के रूप में दिए 1,370 करोड़। केनरा बैंक के एमडी व सीईओ के सत्यनारायण राजू ने वित्त मंत्री को सौंपा चेक। पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के लिए लाभांश के रूप में वित्त मंत्रालय को दिए 524 करोड़ रुपए। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी व सीईओ अतुल कुमार गोयल ने सौंपा चेक। महाराष्ट्र में सूखे की तैयारियां, बुआई की स्थिति और खरीफ गतिविधियों की समीक्षा के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने पुणे में बुलाई बैठक। बैठक के दौरान कृषि में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन की भी विस्तार से समीक्षा की गई। राज्यों के सभी संबंधित नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सतत विकास लक्ष्यों के वित्त पोषण और भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर हुई बातचीत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को सस्ती शर्तों पर वित्त पोषण प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है, ताकि इसके तहत विकासशील देशों को 2030 एजेंडा और पर्यावरण और जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने विशाल साल्वी को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया। इससे पहले साल्वी इन्फोसिस लिमिटेड में ग्लोबल चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अधिकारी रह चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एयरबेस, डिफेंस और स्पेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष जीन ब्राइस ड्यूमॉन्ट से मुलाकात की। रूस की हिरासत में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकी पत्रकार इवान
गर्शकोविच की जल्द रिहाई पर अमेरिका को सौंपे जाने की संभावना। रूस ने कैदियों की एक संभावित अदला बदली के सिलसिले में बातचीत के लिए कल विकल्प खुले रखे। विश्व स्तर पर 3 जुलाई अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लू चलने के कारण औसत वैश्विक तापमान 70.01 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे पहले अगस्त 2016 में दर्ज हुआ था 16.92 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान। वैज्ञानिकों के मुताबिक उभरते अल नीनो पैटर्न के साथ जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में लोग चांद की 3D कलाकृति के जरिए चांद के आसपास होने का अनुभव ले रहे हैं। ब्रिटिश कलाकार ल्यूक जेरम की 7 मीटर व्यास वाली कलाकृति टोरंटो, मिलान और दुबई जैसे शहरों में प्रदर्शित होने के बाद चिली की राजधानी पहुंची है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस को जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के लिए खतरे का एकमात्र स्रोत बताया। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर संयंत्र पर हमले की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। यूक्रेन में एक सैन्य अधिकारी के अंतिम संस्कार के दौरान रूसी मिसाइल हमले में 12 बच्चों समेत 38 लोग घायल हो गए। घायलों में 12 बच्चे भी शामिल। यूक्रेन के एक अधिकारी के मुताबिक पेर्वोमाइस्की में एक मिसाइल आवासीय 9 मंजिला इमारत से टकराई, जिससे आसपास के कई अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। रूस ने मॉस्को ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने का इनकार किया। अमेरिका में गोलीबारी की हालिया घटनाओं के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूक नियंत्रण कानून पर कदम उठाने के लिए अपने आह्वान को दोहराया। जो बाइडेन ने कहा कि कांग्रेस को बंदूक नियंत्रण कानून पारित करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। नाटो ने संगठन के मौजूदा महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाने का फैसला लिया। उनका कार्यकाल पहले भी 3 बार बढ़ाया जा चुका है। ब्रिटेन के राजकुमार और वेल्स की राजकुमारी ने लंदन में एक चाय पार्टी में बर्थडे सॉन्ग और आइसिंग कप केक गाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इंग्लैंड का सरकारी NHS आज अपने 75 साल पूरे कर रहा है। एक वीडियो में प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट एक चाय पार्टी के दौरान सभी मेहमानों के साथ बातचीत करती दिखी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस साल के लिए अपनी 5 प्राथमिकताओं में से एक रोगी प्रतीक्षा सूची में कटौती को शामिल किया। पेरू के उबिनास में कल एक ज्वालामुखी के फटने से आसपास में गर्मी वाले बादल छा गए और आसपास के शहरों में राख की परत बैठ गई, जिसने उबिनास और मचालाक के आबादी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को खासा परेशानी हो रही है। पेरू के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ज्वालामुखी के आसपास के गांवों में 2000 से ज्यादा लोगों को आपात स्थिति में सिरहुया आश्रय में ले जाया जा सकता है। दक्षिणी पेरू में 1 दर्जन ज्वालामुखी सक्रिय हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उसने मई में असफल प्रक्षेपण के बाद समुद्र में गिरे उत्तर कोरियाई जासूसी उपग्रह का मलबा बरामद कर लिया और पाया कि ये सैन्य निगरानी करने में सक्षम नहीं है। जापान में सुनामी से क्षतिग्रस्त फुकुशिमा संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने की अपनी योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय से मंजूरी हासिल कर ली है। आज तड़के गाजा सिटी के क्षितिज पर बड़ा विस्फोट हुआ। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायल की ओर से 5 रॉकेट दागे। रॉकेटों को रोक दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने के लिए इसी सप्ताह जापान का करेंगे दौरा। जापान ने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के फुकुशिमा संयंत्र से पानी छोड़ने की योजना बनाई, जो 2011 की परमाणु आपदा के दौरान नष्ट हो गई थी। इस गर्मी में समुद्र में इससे दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान जैसे पड़ोसी देशों में चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने कल व्हाइट हाउस के दक्षिणी लॉन में एक समारोह में सैन्य और अनुभवी परिवारों की मेजबानी की और स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया।
गोलकीपर गुरप्रीत सिंह के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु में खेले गए रोमांचक खिताबी मुकाबले में भारत ने कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-7 से हराने में सफलता पाई। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं। पेनल्टी शूटआउट में भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह ने कुवैत के कप्तान खालिद अल इब्राहिम का आखिरी शॉट रोककर टीम को खिताब दिलाया। ये भारत का सेफ चैंपियनशिप में नवा खिताब है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अगरकर ने 26 टेस्ट और 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा 191 वनडे मैच भी खेले हैं। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके दूसरे दौर में प्रवेश किया। उन्होंने फ्रांस के जेरेमी चार्डी को 6-0, 6-2, 7-5 से हराया। पुरुष एकल में 12वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के कैमरून नूरी को जीत हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। नूरी ने पहले दौर में चेक गणराज्य के टॉमस मैचक को 4 सेट में 6-3, 4-6, 6-1, 6-4 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। ब्रिटेन के एंडी मर्रे को पहले दौर की बाधा पार करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। मर्रे ने अपने ही देश के रयान पेनिस्टन को सीधे सेट में 6-3, 6-0, 6-1 से मुकाबले को जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। रायबाकिना ने शेल्बी रोजर्स के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद वापसी की और मैच को 4-6, 6-1, 6-2 से जीतकर दूसरे दौर में स्थान बनाया। महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यना सवालेका को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सवालेका ने पन्ना उत्तरवर्दी को सीधे सेट में 6-3, 6-1 से शिकस्त दी। हॉकी इंडिया ने यूरोप के दौरे के लिए 20 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान गोलकीपर सविता के हाथ में होगी। टीम को जर्मनी और स्पेन में खेलना होगा। इंग्लैंड के उप कप्तान ओली पोए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान दाहिना कंधा खिसकने से कारण एशियज के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए। आने वाले दिनों में उनका ऑपरेशन होगा। महाराष्ट्र की रजुता खाड़े ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में महिलाओं के 50 मीटर फ्री स्टाइल में 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। रजुता ने 50 मीटर महिला फ्री स्टाइल स्पर्धा में 26.47 सेकंड का समय राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत और मुंबई सिटी एफसी के स्ट्राइकर एल छांगटे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया। उन्हें इंडियन सुपर लीग और भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया। AIFF के वार्षिक आम बैठक में मनीषा कल्याण के साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। पंजाब की 21 साल की मनीषा ने इस पुरस्कार की दौड़ में दालिया छिब्बर और एनगांगबम देवी को पछाड़ा। वहीं स्कॉटलैंड के विश्व कप क्वालिफायर्स के सुपर 6 के मैच में जिम्बाब्वे को 31 रन से हराकर भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में क्वालिफाई करने की उम्मीदों को बरकरार रखा। इस हार से जिम्बाब्वे विश्व कप के रेस से बाहर हो गया। लिवरपूल को छोड़ने वाले ब्राजील के स्ट्राइकर फर्मिनो ने सऊदी प्रो लीग में खेलने का फैसला किया। उन्होंने सऊदी क्लब अल अहली के साथ 3 साल का करार किया। सागर अंबरे और पुष्कर ओझा द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा को नई रिलीज डेट मिल गई। अब ये फिल्म 15 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिशा पाटनी और राशि खन्ना भी नजर आएंगे। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी फिल्म KGF 2 के निर्देशक प्रशांत नील के निर्देशन में प्रभास और श्रुति हासन अभिनीत फिल्म सलार का टीजर 6 जुलाई की सुबह रिलीज होगा। राजीव कुमार साहा द्वारा निर्मित और परितोष पेंटर द्वारा निर्देशित 3 जासूस दोस्तों की कहानी अफलातून का ट्रेलर रिलीज हो गया। ये फिल्म इसी महीने 21 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही 15 मार्च 2024 को रिलीज होगी। करण जौहर द्वारा निर्मित इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।
साजिद नाडियाडवाला और कबीर खान को लेकर आ रहे हैं एक खिलाड़ी की वास्तविकता जीवन की कहानी और कभी हार न मानने की उसकी भावना पर आधारित फिल्म चंदू चैंपियन। फिल्म अगले साल ईद के मौके पर 14 जून 2024 को रिलीज होगी। और नवोदित और क्रांतिबाला द्वारा निर्देशित सत्यदेव की आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म गरुड़ चैप्टर 1 का पहला लुक जारी हो गया। कल सत्यदेव के जन्मदिन पर इस फिल्म के शीर्षक के साथ साथ फर्स्ट लुक पोस्टर को भी जारी किया गया।